अभी साइंस पढ़ रहे हैं, फिर साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा वर्षा, आई एम गुड। तो अब साइंस कैसा सब्जेक्ट है? जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है, दोज हु हैव टेकन साइंस, है ना, इन देयर ग्रेजुएशन, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट। इवन इन द 11th और 12th क्लास दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट। बाकी 10th क्लास तक तो मजबूरी में सबको ही पढ़ना पड़ता है ना। टिल क्लास 10th एवरीबडी जस्ट, है ना, स्टडी साइंस बाय हुक और बाय क्रुक। आफ्टर क्लास 10th इट इज नॉट अ मजबूरी टू रीड साइंस। तो बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10th क्लास के बाद अभी पहली बार साइंस पढ़ोगे। जिन्होंने एटलीस्ट 11th 12th में भी साइंस पढ़ा है उनको थोड़ा सा फैमिलियरिटी रहता है ना, ठीक है, नॉट वेरी मच, बट हाँ दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको भी नहीं होता है। तो सिमिलर यहाँ भी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस। तो साइंस का क्या रोल है? लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ साइंस इन आवर एग्जामिनेशन, एपीएससी एंड यूपीएससी बोथ द एग्जामिनेशन। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एपीएससी फर्स्ट। इन एपीएससी इन द लास्ट 2-3 years, है ना, particularly in the last year paper, there were 5-6 questions from basic science, not from science and technology per se, from basic science, general science we can say. General science से 5-6 क्वेश्चन थे, और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि कोई पढ़ा दे और तुम कर ही लोगे सारे क्वेश्चन, वैसे बिल्कुल नहीं थे। उसके लिए ऐसा लग रहा था क्योंकि साइंस सब्जेक्ट और द बेस ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, है ना। साइंस में क्या है? फिजिक्स है, फिजिक्स अपने आप बहुत बड़ा होता है, केमिस्ट्री है वो भी बहुत बड़ा होता है, बायोलॉजी है वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब उसको कितना भी कंसाइज करोगे तो बहुत ज्यादा कंसाइज नहीं कर सकते हो। तो फिर भी वी विल ट्राई कि अगर 5-6 क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग उसमें से 3 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही पाए, और कभी अगर किस्मत अच्छा रहा तो 5-6 के 5-6 क्वेश्चन भी कर पाए। समझ में आ रही बात? दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम पूरा साइंस पढ़ने जाएंगे तो द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज वेरी लेस। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मीन्स विल स्टडी साइंस फॉर एटलीस्ट 2.5 months. For example, 1 month we will give to the physics, है ना, 1 month to the biology and 15 days for the chemistry. Then we can complete the general science. समझ में आई बात? उसके बाद सोचो रिवीजन कितना करना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज नॉट वेरी फेवरेबल, बट स्टिल वी विल स्टडी फॉर फ्यू क्लासेस and try to cover all the important topics which can be asked by APSC. समझ में आई बात? ठीक है। तो that is all about APSC. in mains, मेंस के लिए क्या होगा? मेंस के लिए देयर विल बी 1-2 क्वेश्चन, नॉट मोर, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन दैट कैन बी इजीली टैकल्ड इन द मेंस, इसमें दिक्कत लेने की बात नहीं है। जब मेंस के लिए पढ़ाया जाएगा तो एटलीस्ट 10 टॉपिक्स विल बी कवर्ड, ठीक है। जो भी सिलेबस वाले टॉपिक्स हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो मेंस इज लिटिल इजियर, क्योंकि मेंस में एप्लीकेशन लिखना होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या लिखना होता है? एप्लीकेशन, ठीक है। और प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं? वो कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए तो जाके होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स की बातें, ठीक है। और प्रीलिम्स में साइंस के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है, जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आ सकता है। तो करंट अफेयर्स में हैव कवर्ड सेवरल टेक्नोलॉजी, तो वो उसको रिवाइज करोगे एंड दैट माइट फीचर इनटू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया एपीएससी की बातें। अगर मैं बोलूं कि यूपीएससी के एग्जाम आप लोग देने वाले हो, तो यूपीएससी के लिए क्या हो सकता है? यूपीएससी के लिए द साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेडली देयर आर 8-10 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक। जो यूपीएससी का सिलेबस है, द सिलेबस ऑफ यूपीएससी रीड्स एंड द सिमिलर सिलेबस ऑफ एपीएससी रीड्स जनरल साइंस, है ना। प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या है? जनरल साइंस लिखा हुआ है। दैट मींस दे कैन आस्क फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड दे आस्क आल्सो 2021 में दे आस्क सेवरल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, यूपीएससी वाले, है ना, ठीक है। तो वो इंजीनियर्स को भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि उतना रिवीजन कौन करता है? नहीं करता है। जनरल फिजिक्स का रिवीजन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, नई नई जो न्यूज में चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये पढ़ के जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमारा रिजॉल्व क्या होगा? हमारा रिजॉल्व क्या होगा कि जितना बाकी जगह बाकी स्टूडेंट साइंस पढ़ते हैं फॉर बीट फॉर एपीएससी और यूपीएससी, उनसे ज्यादा हमें पढ़ के जाना है, ठीक बात है। उनसे ज्यादा हम पढ़ के जाएं कि हमारा चांसेस ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन करेक्ट फ्रॉम साइंस जो है वो बाकी लोगों कंपैरिजन में इंक्रीज रहे, ठीक बात है। तो वी हैव डिजाइन्ड योर साइंस करिकुलम। अच्छा, फॉर यूपीएससी बैचेस के लिए देखो साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आता है, उसमें भी बायोलॉजी से ज्यादा आता है। तो बायोलॉजी की एक्सटेंसिव क्लासेस हो चुकी होंगी पहले, है ना, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड।
और बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है फॉर एपीएससी। ऑब्वियसली अभी हम लोग थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिक्स, विल कंप्लीट फिजिक्स, विल कंप्लीट बायोलॉजी। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहता है, बट केमिस्ट्री से देयर आर हार्डली 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, वो भी नॉट ऑलवेज। फिजिक्स और बायोलॉजी ही दो कंपोनेंट है जिससे क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। एंड इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन भी हैं। कैसे टॉपिक है? कॉमन टॉपिक। सो वी आर स्टार्टिंग आवर बेसिक साइंस। अब बेसिक साइंस में हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक साइंस में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम, हैव यू हर्ड अबाउट द एटम? एटम और मॉलिक्यूल्स, है ना? व्हाट यू सी अराउंड यू योरसेल्फ, एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम एटम्स। ठीक है, कुछ भी जो भी मटेरियल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, किसी भी मटेरियल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। समझ में आई बात? वो एटम से मिलके क्या बना होता है? आपका कोई भी एलिमेंट बना होता है। ठीक बात है। और दो एटम जब आपस में मिल जाते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट एटम, तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, दो सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी एटम हो सकते हैं, तो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल में यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब एटम किससे बना होता है? एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एटम के स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं रादर, है ना? एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही 2 चीजें होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, एक को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एटम के अंदर होगा प्रोटॉन, एटम के अंदर होगा न्यूट्रॉन, और एटम के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव 3 कंपोनेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन एटम। ठीक है, ये इनिशियली डिस्कवरी कब हुई है? ऑलमोस्ट 100 इयर्स हो गया इस डिस्कवरी को, कि एक एटम का ये सारा पार्ट होता है। ठीक है, बाद में और डिस्कवरी हुई, रिसर्चर्स का मन तो भरता नहीं, और रिसर्च और रिसर्च और रिसर्च और सिलेबस बढ़ा दो। तो और सिलेबस बढ़ाया तो पता चला कि प्रोटॉन भी फर्दर उससे भी छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो अभी डरने की जरूरत नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में पढ़ लें। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। कुलम्ब चार्ज का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? चार्ज का। कुलम्ब किसका यूनिट होता है? बोलो। चार्ज का यूनिट होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम ही है, न्यूट्रल से बना हुआ है। न्यूट्रॉन किससे बना हुआ है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। नेगेटिव चार्ज होता है जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यही अंतर है। यहां पे हम लोग माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बस ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं हुआ यहां पे। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि दोनों अपोजिट चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं? अपोजिट चार्ज। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चार्ज वाला ही है, बट एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। किसका? प्रोटॉन का या किसका? इलेक्ट्रॉन का। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये किसी ना किसी साइंटिस्ट ने तो डिस्कवर किया होगा। किसने डिस्कवर किया होगा? समझ में आई बात? ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरी की है। इलेक्ट्रॉन के बारे में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थॉमसन, उन्होंने डिस्कवरी किया हुआ है ना? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब याद हो जाएगा, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम है?
गोल्डस्टीन, उन्होंने डिस्कवरी की है। बाद में रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने उसको और आगे बढ़ाया, प्रूफ किया कि हाँ गोल्डस्टीन वाज राइट, गोल्डस्टीन वाज करेक्ट। बट हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से क्रेडिट किसको देंगे? गोल्डस्टीन को, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन आ जाता है। चैडविक नाम के एक पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, जो न्यूट्रॉन के डिस्कवरी बताए जाते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग, इनको हम एटम के अंदर के पार्टिकल्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। एटम के अंदर के पार्टिकल्स को क्या बोल सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनका डिस्कवरी करने वाले 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनका नाम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में कई बार उनका नाम ही डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स इज देयर, है ना, वहां पे आप समझ में आ सकते हो। जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो बस लिखो, ठीक है। क्या इन तीनों में मास होता है? भारी होता है। हाँ, तीनों में मास होगा तभी तो एटम में मास आएगा। एटम में मास आएगा तभी तो एटम 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 बन के मटेरियल में मास आएगा, अदरवाइज कहां से आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इन तीनों में मास होता है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन के मास से 1600 टाइम्स ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है। कितना ज्यादा? 1600 टाइम्स ज्यादा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 यूनिट बोल दें तो एक प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1600 यूनिट। एक न्यूट्रॉन का मास भी कितना होगा? ऑलमोस्ट 1600। इनका ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तू जा भाई, समझ में आई बात? तुम कहीं गए 1600 केजी सामान लेने, तो 1-2 केजी ऊपर नीचे हो गया तो चलता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं? मासलेस, बट मास उसमें होता है, बट इनके कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है, ठीक। अब डिस्कवरी हुई अलग अलग, कैथोड रे भेज रहे हैं, है ना, तो पता चला कि अच्छा इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है। तो चार्ज कहां से है? इलेक्ट्रॉन में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने नाम रखा, अच्छा कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? जे थॉमसन, है ना। कैथोड रे, ऐसे उन्होंने ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आई बात? हमें एक्सपेरिमेंट के डिटेल में जाने की दिक्कत जरूरत नहीं है ना। यहां पे अलग अलग प्लेट्स लगाए, ठीक है। फिर देखा कि यहाँ पे रे जो जा रहा है यहां से यहां बहुत स्ट्रॉन्ग रे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। समझ में आई बात? बहुत स्ट्रांगली जा रहा है, इसकी तरफ बहुत स्ट्रांगली जा रहा है। स्ट्रांगली जा रहा है मतलब अट्रैक्शन हो रहा होगा, कोई इसको दौड़ा रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, तो दौड़ इधर से, तो इसका मतलब कोई पार्टिकल है जो जा रहा है, उसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। अब इसके डेप्थ में और डिटेल में हमें जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम 11th क्लास का फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जनरल या बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक बात है, ठीक। वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ प्रोटॉन के लिए और कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ न्यूट्रॉन के लिए। जनरली एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बट पूछा भी जा सकता है, जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या हो गया? न्यूट्रल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तीनों में क्या हो गया? मास, बट इलेक्ट्रॉन का मास इनके कंपैरिजन में बहुत क्या हो गया? कम। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब बात हुआ कि देखो एटम, लोगों को समझ में तो आ गया कि एटम 3 चीजों से मिलकर बना है, बट एटम होता कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर थॉमसन सर ने बोला कि देखो आप लोगों ने देखा है, क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन देखा है। क्या देखा है? वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है? ऐसे सीड्स होते हैं कि नहीं बीच बीच में, तो वैसे ही वाटरमेलन के तरह ही क्या होगा? आपका एटम होगा। और सीड्स जैसे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? ऐसा कुछ होगा, है ना। ऐसे बस उन्होंने सोचा कि ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। बाद के साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया? आप अभी खाना पैकिंग के लिए एल्युमिनियम फॉयल लेते हो ना, एल्युमिनियम फॉयल, वैसे ही पतला गोल्ड फॉयल बनाया। क्या बनाया? गोल्ड फॉयल। पतला पीट पीट के गोल्ड फॉयल बनाया। अब गोल्ड फॉयल पे उन्होंने ऐसे ही एक अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। कहां पढ़ने वाले हैं? आगे। अल्फा पार्टिकल होता है, उसकी बॉम्बार्डिंग कराई। क्या कराई? लेबोरेटरी में बॉम्बार्डिंग, ठीक है। तो देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं ऐसे गए, ऐसे क्रॉस कर गए,
ऐसे गए, ऐसे क्रॉस कर गए, ऐसे गए, ऐसे क्रॉस कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है एकदम बीच से ही रिटर्न हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, रिटर्न। तो उन्होंने बोला कि जो ऐसे अंदर से होके निकल जा रहा है, मैक्सिमम वाला अंदर से होके निकल जा रहा है, निकल जा रहा है तो रास्ता है, खाली है, निकल गया। समझ में आई बात, पेनिट्रेट कर गया, क्या कर गया, पेनिट्रेट। कुछ जो है एकदम 180 डिग्री पर रिटर्न हुआ है, मतलब उसको बहुत मैसिव चीज से टकराया है ना। ठीक है, अगर ये पतला होगा, किसका होगा, कार्डबोर्ड का होगा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा, ठीक है। बट आगे जाके एक रॉड मिल गया, मैं टन में से टकरा जाऊंगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब कुछ मटेरियल, कुछ पार्ट बहुत हैवी है बट बाकी पार्ट बहुत हॉलो है। तो उन्होंने बोला कि एटम में भी ऐसा ही होगा, कुछ पार्ट बहुत हैवी है बट बाकी पार्ट बहुत हॉलो है। समझ में आई बात। तो वही बात आगे जाके एक बोर नाम का साइंटिस्ट आए, कौन सा नाम के, बोर, उन्होंने भी कंफर्म किया, ठीक है, कि हाँ एटम ऐसा ही होगा। कुछ पार्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बहुत छोटा पार्ट होगा एटम का, क्या होगा, बहुत छोटा पार्ट। वो एटम के अंदर बहुत कम डिस्टेंस रखेगा, बहुत कम जगह घेरेगा। समझ में आई बात। इट विल ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस इनसाइड एन एटम, कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन्स कीप रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट सर्कल में वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं। समझ में आई बात। नॉट इन द सेम सर्कल, अलग अलग सर्कल में क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। तो मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज हॉलो, द मिडल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइज, है ना, और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में ऐसे क्या करता रहता है, चक्कर काटते रहता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। समझ में आई बात। और इलेक्ट्रॉन हल्का है, कोई भी उसको तोड़ के निकल जा रहा है, ठीक है, कहीं तो खाली भी है, ऐसे ही निकल जा रहा है अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के निकल जा रहा है, बट यहां आ रहा है, टकरा जा रहा है, टकरा के वापस हो जा रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटर्ड मतलब बिखर जाना, अल्फा पार्टिकल आए और बिखर गए, है ना, कुछ एकदम रिटर्न हो गए ऐसे, मतलब न्यूक्लियस पे लगा था सीधे जाके टक से, आई बात समझ में, पट्ट से हेडशॉट, ठीक है, और बाकी सब इधर उधर से निकल गया, मतलब हॉलो एरिया होना चाहिए। तो ऐसे करके हमें एटम का क्या पता चला, स्ट्रक्चर। चूंकि इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, तो अभी हम लोग यही मानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, और इस पे सारी थ्योरीज एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कैसे बनी है, ऐसे ही बनी है। समझ में आई बात। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल एंड अपोजिट, किसमें, चार्ज में, बट मास तो हेवी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में, दोनों बहुत हेवी होते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और बाकी एटम का मोस्ट ऑफ द हिस्सा वैकेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को खोलने वाले अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और इसका न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक बात है यहां तक, ऑल डन, कोई दिक्कत। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। अब एक एटम जो है न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, दोनों उल्टा हो जाएंगे, तो मिलके क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर कोई यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल दे, है ना, तो खींच के निकाल दे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं हो गया, मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मतलब ये बचा हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है। दो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो भी यही कहेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। समझ में आई बात। नाउ लेट्स अज्यूम, है ना, हम लोग फॉर एग्जांपल वी हैव आवर हैंड्स विथ अस, राइट। अब हैंड्स को वी स्टार्टेड रबिंग, ठीक है। तो वी हैव हैंड्स, हैंड्स भी किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है ना। एटम्स में कहां घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। समझ में, अभी तो बारिश का दिन आ रहा है, अभी देखना, घर पे एक्सपेरिमेंट करना, अपने हाथ को ऐसे सोफे पे खूब घिस लेना,
ठीक है, सोफा है ना, क्लॉथ्स है ना, क्लॉथ्स पे काफी घिस लेना। घिसने के बाद क्या होगा, या तो तुम्हारा चार्ज, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, क्लॉथ्स में, या क्लॉथ्स के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, तुम्हारे पे। कोई एक पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज का। तब जाके ऐसे दरवाजा और खिड़की होता है ना स्टील का, चुना फट से करंट टाइप लगेगा। ऐसे ऐसे फील किया है कभी, है ना, कि अचानक से उठे, गेट खुला है, गेट में करंट कहां से आ रहा है। समझ में आई बात? बिकॉज आप इतने देर से सोफे बैठे हो, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हो, आपने बहुत सारा चार्ज जमा कर लिया है, एक्यूमुलेट कर लिया है। क्या कर लिया है? एक्यूमुलेट। और जैसे ही उसको कंडक्टर मिला, क्या मिला? कंडक्टर। वो इलेक्ट्रॉन फटाफट दौड़ना शुरू कर दिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो तुमको क्या फील हुआ? झटका सा फील हुआ। कैसा फील हुआ? झटका सा। आई बात समझ में? ठीक है, तो कंडक्टर मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को फटाफट दौड़ा दे, उसको क्या बोलोगे? कंडक्टर। किसका कंडक्टर? इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलेंगे। किसका कंडक्टर? इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को नहीं दौड़ाए उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे, कि वो दौड़ाता नहीं है। समझ में आई बात? ये भी डिपेंड करता है एटम के स्ट्रक्चर पे ही, है ना। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का। बीच में न्यूक्लियस ही रहेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन किधर है, कैसे है, सब अलग अलग स्ट्रक्चर रहेगा। आ रही बात समझ में? चूंकि अलग अलग स्ट्रक्चर रहेगा, इसी हिसाब से अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। ठीक बात है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर, इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जो थोड़ा इजीली फ्रीली मूव कर पाए, वो क्या बन जाता है? कंडक्टर। जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, वो क्या बन जाता है? इंसुलेटर, है ना। ऐसे सोफे पे घिसने के बाद उड़ पकड़ लो लकड़ी, कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही तुमने मेटल छुआ, खटाक से लगेगा। समझ में आई बात? बिकॉज मेटल्स आर कंडक्टर। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री का इलेक्ट्रॉन है उनके पास। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजीली, थोड़ा कम मेहनत से, थोड़ा कम एनर्जी देके भी अलग किया जा सके। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अलग अलग ऑर्बिट मतलब अलग अलग सर्कल में। अलग अलग सर्कल में उनका एनर्जी का लेवल क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, उनका एनर्जी का लेवल क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक बात है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक लेवल से दूसरे लेवल आ सकते हैं, फिर एनर्जी रिलीज करके एक लेवल से फिर दूसरे लेवल जा सकते हैं। समझ में आई बात? वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब आउटसाइड एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक लेवल से दूसरे लेवल आ सकते हैं, और फिर एब्जॉर्ब करके रिलीज करके एक लेवल से दूसरे लेवल भी जा सकते हैं। एनर्जी दे के इनको निकाला भी जा सकता है। एनर्जी, इसको जब डाला जाएगा तो एनर्जी रिलीज भी होगा। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन्स आने से जाने से एनर्जी का क्या होता है? एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना डालना ये सब बड़ी सिंपल बात है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड, पढ़ा हुआ है, NaCl से बना हुआ है। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर बोला जाता है, आगे एटॉमिक नंबर पढ़ने वाले हैं, वो 11 होता है। कितना होता है? 11। उसके पास, है ना, ऐसे ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके लगता है कि अगर ये लास्ट ऑर्बिट का निकम्मा नहीं होता तो मैं लास्ट ऑर्बिट से फ्री होता। ठीक है, तो वो चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले जाओ यार। और क्लोरीन होता है, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है जितना जरूरत है उसको, इससे, है ना। तो दोनों फट से मिल जाते हैं, नमक बना देते हैं कि लो नमक भाई साहब खा लो। समझ में आ रही बात? है ना। तो उससे क्या, अब जैसे नमक, सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो नमक बनेगा, दोनों खुश हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना। दोनों को जबरदस्ती मिलाओगे, अगर किसी दो कंपाउंड को जबरदस्ती मिलाओगे तो एनर्जी देना पड़ेगा। खुशी खुशी मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी रिलीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो कैसा होगा? इंडोथर्मिक। कैसा होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो कैसे हमारा ये सारा सिस्टम काम करता है, यहां तक कोई डाउट? बोलो, पक्का? ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स। देखो, अब यहां पे बेसिक्स हमने समझ लिया। अब आपको क्या क्या याद रखना है, ये पीडीएफ आपको अभी भेज दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस पीडीएफ। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पीडीएफ कि इसमें हमें क्या क्या चीज याद रखना है और कैसे कैसे याद रखना है, इन विच मैनर वी हैव टू
रिमेंबर, सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.602 को भूल जाओ, इंटू 10⁻⁻19 कुलम। सी मतलब कुलम। मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना kg? -31। सी सेट तो पढ़ लिया है। 10⁻31 का मतलब 1/10⁻31 kg, मतलब 1/10 पे कितने जीरो लगा दो? 31 जीरो लगा दो। लगाओ 31 जीरो। अब एक को 31 से डिवाइड कितना केजी आएगा? बहुत छोटा। तो इतना मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन पे चार्ज इज सेम बट प्लस में चार्ज है, ठीक है। मास इसका कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। -27 भी आपको छोटा ही लगेगा, बट -27 -31 से 4 जीरो तो कम है। कितना कम है? 4 जीरो। 4 जीरो इज ह्यूज, 1000 में बात हो रही है, मतलब है ना। प्रोटॉन के मास का ये प्रोटॉन से भी इतना पार्ट छोटा हो जाता है, ठीक है। ये मास और चार्ज दोनों याद रखने की बात है। लोकेशन क्या होता है प्रोटॉन का? इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट यू ऑलरेडी नो। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? 0। मास ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है? प्रोटॉन का। इसका 1.672, इसका 1.675, ऑलमोस्ट हम 1.67 लेके चल सकते हैं। लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन, कैथोड रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। किससे डिफ्लेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज डिफ्लेक्ट होता है। क्या डिफ्लेक्ट होता है? चार्ज। तो उनको एक चीज पता चल गया कि ये जो रे ट्रेवल कर रहा है, इस रे में क्या है? चार्ज है। तभी ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। और भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो समझ में आया, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका चार्ज और डिटेक्ट करने का काम, कितना चार्ज होगा उसको मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर भी नाम इसका याद रख सकते हो। इसका नाम कि मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज किससे निकाला गया, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस फिर भी ध्यान में रख सकते हो। प्रोटीन को डिस्कवर करने वाले कौन थे? गोल्डस्टीन। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, 1886, कंफर्म्ड बाय रदरफोर्ड। बट एग्जाम में आए हु डिस्कवर्ड, तो आंसर क्या दोगे? गोल्डस्टीन। कंफर्म्ड बाय रदरफोर्ड, ठीक है। दोनों ऑप्शन में हो तो गोल्डस्टीन इज द आंसर, ठीक है, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी सेज गोल्डस्टीन, ठीक। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, मच लेटर। ये कब हो गया? देखो 1886। ये कब हो गया? देखो यहां देखो 1897। न्यूट्रॉन मच लेटर 1932, है ना। कब क्या एक्सपेरिमेंट हुआ? बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल एमिटेड अनचार्ज्ड रेडिएशन। बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये सब बेरिलियम क्या है? बेरिलियम भी एक एलिमेंट है। समझ में आई बात? जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, बोरोन है, लिथियम का नाम तो सुना होगा ना, उसके बिना तो काम ही नहीं हो रहा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, वैसे ही क्या है? बेरिलियम है। एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, प्लम पुडिंग, पुडिंग की जगह तरह ऐसे होते हैं, बट वैसा कुछ निकला नहीं। रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और बोला कि ऐसा होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा और ऐसा सब होगा, ठीक है, ठीक है। जितना डिटेल बता रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है। बोर ने इस चीज को कंफर्म किया। किसने कंफर्म किया? बोर ने। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, दैट मींस दे हैव एनर्जी लेवल्स। ऐसा नहीं कि कहीं भी घूमते रहेंगे, एक ऑर्बिट, फिर एक ऑर्बिट से फिर दूसरा ऑर्बिट। तुम एक फ्लोर पे रहते हो फिर दूसरा फ्लोर पे, बीच में थोड़ी रहते हो कि लटक जाएंगे कहीं पे, नहीं ना। तुम्हारे लिए भी फ्लोर्स है ना, है ना, तो उसके लिए भी क्या है? फ्लोर्स हैं, एनर्जी के लेवल हैं, ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट है ना। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस से कहीं मर्जी कहां जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड उसका क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट है। समझ में आई बात? उसी में रहेगा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन लेवल। समझ में आई बात? नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए, तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर लेवल,
एमिट कर देगा तो हायर से लोअर लेवल, यही सब काम है उसका। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, जो बाद में आया, जो आइंस्टीन वगैरह साहब लेके आए। बेस्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स नॉट फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिटल्स का एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हमारे लिए, ऑर्बिट ऑर्बिटल्स एक ही है फिलहाल के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो सोरिडेंजर नाम के एक और साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग नाम के एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला देखो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकालने जाओगे तो उसका मोमेंटम नहीं निकलेगा, मोमेंटम निकालने जाओगे तो पोजीशन नहीं निकलेगा। मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो उसका पोजीशन एक तरह से सोच सकते हो, है ना, किस मोमेंटम में घूम रहा है वो निकालने जाओगे तो पोजीशन गलत हो जाएगा, पोजीशन निकालने जाओगे तो मोमेंटम गलत हो जाएगा। अनसर्टेन है, क्या है? अनसर्टेन, उसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आई बात, है ना। फॉर एग्जांपल मोमेंटम का एक सीधा सा एग्जांपल क्या है? मोमेंटम का एक सीधा सा एग्जांपल है जब गन रहता है अपने पास, गन में गोली रहती है, बुलेट, बुलेट किस चीज का बना होता है? बुलेट बना होता है ना, आयरन का बना होता है, मेटल का बना होता है ना, और बहुत खटाक से, बहुत तेज वेलोसिटी से जाता है, खटाक से लगता है, तो वेलोसिटी भी बहुत है और मास भी बहुत है, दोनों मिलेगा तो जाके ऐसे पेनिट्रेट कर देगा। उसी बुलेट के चला के मारो तो कोई मरेगा तो नहीं, सर फूटेगा, पेट पे लगेगा, कुछ होगा। आ रही बात समझ में, है ना। उसी बंदूक में तुम कॉटन का बुलेट डाल दो, पर कटाक से जाके ऐसे लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा ना फूल जैसा। कॉटन का बुलेट क्योंकि उसमें मास ही नहीं है, तो वेलोसिटी तो गया लेकिन क्या नहीं है? मास ही नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। तो वो चीज क्या है? मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहले 2016-17 में जब बुरहान वानी वो सब न्यूज आ रहा था, उस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस के अलाउ किया गया था वो पेलेट गन्स चलाएं, नॉर्मल गन्स नहीं चलाएं, पेलेट गन्स। पेलेट गन्स मतलब उसमें बुलेट रबड़ के होते थे, ठीक है, उससे कोई मरेगा तो नहीं, अनलेस अनटिल डायरेक्टली ही लग जाए कहीं वैसी जगह पे, अदरवाइज तो नहीं मरेगा, बट चोट बढ़िया लगेगा। समझ में आई। बट उससे भी लोगों का, कभी बच्चों का आंख में लग गया, कभी कुछ हुआ, है ना, उससे भी इंजरीज हुई, दिक्कतें हुई, फिर इसको भी रोक दिया गया। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने प्रोटेक्शन के लागू किया गया। तो मारो पैलेट गन, जो भी पत्थर मारता है उसको, वो भी पत्थर ही एक तरह से, तुम गन से मार रहे हो, है ना। रबड़ का है, रबड़ थोड़ा तेज वेलोसिटी से जाएगा, लगेगा अच्छा खासा, ठीक है। तो क्या हम लोगों को ये सब ध्यान रखना है? नहीं, बस ये जान लो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ निकाल पाना क्या है? मुश्किल है। समझ में आ रही बात? बस बात हो गया। अब हम वापस से अपने की फीचर्स पे आते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, है ना। क्या नंबर? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, बोलो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को उसका हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है। और मास नंबर किसको बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे, मास तो यही है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मास है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मास नंबर बन जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, ठीक है। और इसका क्या हो गया? आपका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? बोलो, नंबर ऑफ सिर्फ प्रोटॉन, ठीक है, लिख लो। क्या हुआ एजे? तुम तो साइंस पढ़े हुए थे यार। हाँ, अच्छी बात है। नेहा इज आस्किंग RRR of science will be enough to revise? Yes, along with the RRR you can just go through the PDFs I will be giving you after every class, that would be enough. हेमंता PDF मिल जाएगा, बट नोट्स थोड़ा थोड़ा तो बनाते रहो, बेसिक सा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। मैं भी ज्यादा नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, किसी भी एटम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ऊपर वाला जो है वो मास नंबर होता है, क्या होता है, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है।
किसी एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। कैसे एटम में, न्यूट्रल एटम में। ऐसा हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो न्यूट्रल नहीं रहेगा वो, क्या नहीं रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल बात है कि नहीं, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कभी कभी आपको दे सकता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बोलेंगे बाय डेफिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, प्रोटॉन कहां से निकाल पाओगे, न्यूक्लियस के अंदर खींच के। प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल है। समझ में आई बात, प्रोटॉन निकला, बूम, हिरोशिमा। समझ में आई बात, ऐसे नहीं निकलेगा वो। समझ में आई बात, ये निकला, फर्स्ट निकला, रोज निकल रहा है, जा रहा है ना, सोडियम क्लोराइड में यही सब हो रहा है दिन भर। समझ में आई बात, है ना, लेकिन ये निकला, बूम, ऐसा वाला काम हो जाता है। ठीक बात है, अभी जाके पूछो करेना हिल्स में पाकिस्तान से, थोड़ा पता चलेगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट? अब देखो, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर हम लोग कहां लिखते हैं, नीचे, तो ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे लिखें, ऐसे, तो ये भी हाइड्रोजन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप बोला जाता है जिसका नाम है ड्यूट्रियम। क्या नाम है, ड्यूट्रियम। समझ में आई बात, क्या नाम है, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। मतलब यहां एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, मास नंबर क्या है, डिफरेंट। ठीक है, वैसे ही ट्रिटियम भी होता है, हाइड्रोजन 1 3। समझ में आई बात, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, कार्बन का आ जाओ, कार्बन का ऐसे लिखते हैं हम लोग, कार्बन नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 6 और 12। बट इसका अगर हम लोग लिखे आइसोटोप तो कैसे लिखते हैं, 14। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन का आइसोटोप, C14 भी बोल के काम चलता है। C14 मतलब कार्बन का आइसोटोप जिसका मास नंबर कितना है, 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है। बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन है। आई बात समझ में, लेकिन क्या बोलना पड़ता है, C14। ठीक है, मास नंबर, मास नंबर किससे मिलकर बना होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, ज्यादा, एटम के अंदर खलबली मच जाती है, एटम अनस्टेबल होने लगता है। क्या होने लगता है, अनस्टेबल, वहां से निकलने की कोशिश करता है। क्या करने की, निकलने की, अपनी एनर्जी निकालने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं कि एटम रेडियो एक्टिव हो गया है। क्या हो गया है, रेडियो एक्टिव हो गया है। समझ में आई बात, C614 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है ना, ऐसे निकालो तो ये निकलेगा। समझ में आई बात, ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, ये नहीं होता है। रेडियो एक्टिव कब होता है, जब इसका मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो, ज्यादा होने लगे, न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है, हाई एनर्जी वाला होने लगता है कि बहुत एनर्जी है मेरे पास, तो एनर्जी निकालने लग जाता है, तो क्या होने लगता है, अनस्टेबल। उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ते जाता है, हायर मास नंबर में रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यूरेनियम का मास नंबर कितना होता है, 235, बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत रेडियो एक्टिव होता है। समझ में आई बात। प्लूटोनियम और ज्यादा क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। समझ में आई बात। ये रेडियो एक्टिविटी जो होता है, रेडिएशंस, ये वैसी रेडिएशंस हैं जो बॉडी में आती हैं, तुम्हारी बॉडी को क्या कर सकती हैं, डिसइंटीग्रेट कर सकती हैं, तुम्हारे जीन्स को क्या कर सकती हैं, म्यूटेट कर सकती हैं। समझ में आई बात। तुम्हारे अंदर का पूरा डीएनए क्या कर सकती हैं, हिला सकती हैं। ठीक है, यही हिरोशिमा नागासाकी में रेडिएशन, ये रेडिएशन क्या खत्म हो जाता है, नहीं, हजारों साल लगते हैं खत्म होने में। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इसी को ये सब जो निकलता रहता है रेडियो एक्टिविटी, ये सब रेडिएशंस कहां से निकलता है, एटॉमिक वेपन से निकलता है, या अगर एटॉमिक एनर्जी वाला फैसिलिटी खराब हो जाए वहां से भी निकलता है।
समझ में आई बात, बेसिक समझ में आया। तो आइसोटोप समझ में आया, आइसोटोप्स कैन बी आस्क्ड, समझ में आई बात, हाँ ना, तभी लिखवाया है एग्जाम्पल, ठीक है। अब आता है, ये थोड़ा कम पूछे जा सकते हैं बट फिर भी जान लो, आइसोबार, जिसका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलोगे, आइसोबार, ठीक है। तीसरा हो गया आइसोटोन, टोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक एंड मास नंबर। टोन, टोन्स मतलब n से क्या मान लो, न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए, है ना। बार्स, बार से क्या मान लो, मास सेम होना चाहिए। टोप से क्या मान लो, है ना, टोप से आपका नीचे वाला एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, है ना। बाकी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, यूपी के, बिहार के, तो ऐसी चीजें कई बार पूछी जाती हैं, है ना। तो देखो जनरल साइंस में क्या पूछी जाती है, कॉमन चीजें, एंड दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, समझ में आई बात। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर प्रोटॉन, समझ में आ रही बात, है ना। ये सब क्या है, कॉमन चीजें हैं जो कि पूछी जाती हैं, अंडरस्टूड। यहां तक कुछ डाउट हो तो बताओ। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के अंदर की, इलेक्ट्रॉन नहीं, एक एटम के अंदर की बेसिक चीजों के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल डील विद द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में क्या क्या फंडामेंटल फोर्स है। अगर फिजिक्स में सबसे बेसिक चीज है जो पूछी जानी चाहिए, वो यही पूछी जानी चाहिए, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने वाले कब पूछेंगे मुझे नहीं पता, समझ में आई बात, बट लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस ओके, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस में हमारे पास जो फोर्स होता है उसमें एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस में हमारे पास एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस में हमारे पास एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस में हमारे पास एक होता है जिसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। चार ही तरह के फोर्स होते हैं। जितने भी फोर्सेस आप देखते हो ना, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ दीज फोर फोर्सेस, है ना। जितने भी फोर्सेस देखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आकर तुमको थप्पड़ मारा, लगा चोट, तो वो फोर्स किस चीज का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, समझ में आई बात, है ना। हर कुछ फोर्स, फॉर एग्जांपल हम लोग यहां खड़े हैं, अर्थ बुला रही नीचे और नीचे, टूटेगा तो और नीचे गिरेंगे, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एवरी फोर्सेज इन नेचर, जो भी दिखता है तुमको, जो भी फोर्स दिखता है वो इन चार फोर्स का ही कहीं ना कहीं पार्ट होता है, समझ में आ गई बात, है ना, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं रेंज का। रेंज, इन फोर्सेस का रेंज कहां कहां होता है, कहां कहां तक लगते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज कितना होता है, इनफाइनाइट, है ना। मेरे बीच और वो ब्लैक होल, वो वाला ब्लैक होल के बीच अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा वो अलग बात है, बट लग रहा होगा। आई बात समझ में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगते हैं, मास की वजह से लगते हैं। किसकी वजह से, मास, ठीक है। दो मास की वजह से लगते हैं, दो मास। ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट्स बिकॉज ऑफ टू मासेस। किसकी वजह से, मासेस की वजह से, ठीक है ना। मेरे और तुम्हारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बट पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। कैसा फोर्स, वीकेस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है G m1 m2 by r स्क्वायर। कितना होता है,
G m1m2/r²। जितना मास होगा उतना फोर्स होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना कम होते जाएगा। समझ में आई बात है ना? लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स इज G m1m2/r²। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मतलब ये G जो बहुत छोटा है, नीचे में ऑलरेडी 10⁻11 लग जाएगा। समझ में आई बात? -11 मतलब 1/10⁻11। मतलब ये m1 और m2 मिला के अगर बहुत हैवी हुए, है ना, 10⁻11 को पार करेंगे तब जाके फोर्स फील हो पाएगा। मेरा मास 100, तुम्हारा कितना? 70। तो अगर मैं यहां 100 रखूं, यहां 70 रखूं, यहां 1 मीटर ले लेता हूं, तो 100 इंटू 70, यहां पे कितना है? 10⁻⁻11। फोर्स कितना आएगा? 0.00001। कुछ समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? बट अर्थ का मास कितना होगा? बहुत ज्यादा। सन का मास कितना होगा? बहुत ज्यादा। या अर्थ का मास बहुत ज्यादा अकेले हो गया, फिर हमारा मास कुछ भी हो। समझ में आई बात? अर्थ का मास अकेले 10⁻⁻11 से तो बहुत ज्यादा है, उसको काट देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या फील करते हैं? फोर्स फील करते हैं। समझ में आई बात? अर्थ बुलाती है, ठीक है, हम एक दूसरे को बुलाते हैं, बट उसका इंटेंसिटी क्या है? बहुत कम है, क्योंकि ये फोर्स क्या है? वीकेस्ट फोर्स है। रेंज इंफिनिटी है, छोड़ेगा नहीं कहीं तक भी, दौड़ाते रहेगा, बट लगेगा वीक लगेगा। समझ में आई बात? क्या लगेगा? वीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में आ जाओ। इसका भी रेंज कितना है? इंफिनिटी है, इनफाइनाइट। ये किसके वजह से लगता है? चार्ज की वजह से लगता है। किसकी वजह से? चार्ज। दो चार्ज अगर आपस में लग रहे हैं, दोनों अगर सेम चार्ज है, देखो मास तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, खाली पॉजिटिव ही होता है, बट चार्ज क्या होता है? निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव होगा दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे, निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आई बात? चार्ज में कैसा फोर्स होगा? निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। बट मास में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा? यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कितना होता है? के दोनों चार्ज K Q1 Q2/r²। देखो फॉर्मूला एक जैसा है कि नहीं है? फॉर्मूला कैसा है? एक जैसा, लेकिन इसका K जो है ना वो 9 इंटू 10⁻+9 है। मतलब ये चार्ज अगर छोटे भी हुए तो ये तो अकेला +9 लेके बैठा है पावर में। आ रही बात समझ में? एक एक कुलम के चार्ज तो फाड़ देंगे एक दूसरे को, इतना ज्यादा फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तभी करंट खटाक से मारता है तुमको, थोड़े से चार्ज पे भी, है ना। और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स नहीं होता। समझ में आ रही बात है ना? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत तगड़ा फोर्स है। कैसा फोर्स है? तगड़ा। ये भी इन्फिनिटी तक पीछा करता है, छोड़ता नहीं है। आ रही बात समझ में? तो वी हैव अंडरस्टूड टू काइंड ऑफ फोर्सेस, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, ठीक है, हो गया। अब चलो, अब आ जाते हैं हम लोग किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इसके चारों तरफ कौन है बोलो? इलेक्ट्रॉन है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है? नॉर्मल हाइड्रोजन होता है 1 1 1, मतलब प्रोटॉन कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 0, क्योंकि मास नंबर 1 है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के कितना है? 1। खाली प्रोटॉन कितना है? 1, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहां एक प्रोटॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है ना। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्शन, पॉजिटिव और निगेटिव। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ में आ रही बात? ठीक है। लेकिन जैसे ही मामला गड़बड़ होता है, जैसे ही हम हीलियम पे आते हैं, हीलियम का क्या होता है? 2+4। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हीलियम के पास कितने हैं? 4, और सिर्फ प्रोटॉन कितना है? 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 2। अब हीलियम को देखो, ये रहा हीलियम। हीलियम के पास प्रोटॉन कितना है? 2। न्यूट्रॉन कितना है? 2, है ना। और हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, ठीक है। अब इस हीलियम में ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे कैसा लगा रहे होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या लगा रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चार्जलेस है। लेकिन ये दोनों प्रोटॉन जो दोनों न्यूक्लियस के अंदर हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये कैसा फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्शन का फोर्स। तू जा, वो बोल रहा नहीं तू जा। समझ में आई बात, दोनों कैसा फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्शन। समझ में आई बात। तो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे ही कुछ काम का नहीं, जब हमारे बीच लग नहीं रहा, इनके बीच कहां से लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना, कितना छोटा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उनकी तो बात ही करना बेकार है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बढ़िया बात है, यहां तो बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन यहां प्रोटॉन दो है ना, फिर अभी लिथियम में आएंगे तो 3 हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। बेरिलियम में फिर 4 हो जाएंगे, बोरोन में 5 हो जाएंगे, बढ़ते जाएगा ना। कार्बन में 6 हो जाएगा। तो इधर तो प्रोटॉन की जनसंख्या बढ़ते रहेगी ना आगे। आ रही बात समझ में। अब ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल तो कर रहे होंगे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मान थोड़ी रहा होगा, वो तो लग ही रहा होगा ना कि तू जा तू जा तू जा तू जा, जाओ तुम लोग इधर से। तब भी एटम मस्त घूम रहा है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है एटम को। इसका मतलब कि अगर रिपल्शन का फोर्स है विद इन द न्यूक्लियस, उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई अट्रैक्शन का फोर्स जरूर होगा। किसका फोर्स होगा, अट्रैक्शन का। देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ रही बात समझ में। जो किनके बीच लग रहा होगा, इनके बीच, ये न्यूक्लियस वालों के बीच लग रहा होगा, बाहर की दुनिया से उसको खास मतलब नहीं है। किसके बीच लग रहा होगा, न्यूक्लियस। समझ में आई बात। उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इससे भी तेज होना चाहिए, इससे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका रेंज छोटा है, उसको दूसरे एटम से मतलब नहीं है, खाली अपने एटम से मतलब है। उसका रेंज सिर्फ और सिर्फ कितना बराबर है, न्यूक्लियस के बराबर है। 10⁻⁻15 मीटर का रेंज है। उससे दूर जाने पे वो नहीं लगेगा, लेकिन उतने देर में बहुत स्ट्रांगली लगेगा, इवन मोर स्ट्रांगली देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आई बात। तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है, ये सबसे क्या होता है, स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है। समझ में आई बात। और उसके अलावा बाद में रिसर्च से पता चला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अलावा एक और क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। वीक मतलब इससे वीक तो वो भी नहीं है, किससे, ग्रेविटेशनल से। सबसे वीकेस्ट ये है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। इन दोनों का रेंज क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स का रेंज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना दूर तक होगा, न्यूक्लियस तक। दूर जाने से उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब दो अलग अलग एटम पे वो नहीं लगेंगे, अपनी ही एटम के अंदर के न्यूक्लियस पे ही लगेंगे। समझ में आई बात, उनको दूर की चीजों से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहां का प्रोटॉन यहां के इलेक्ट्रॉन से भी लग रहा होगा। आई बात समझ में। इधर वाले से भी लग रहा होगा। आई बात समझ में, वो सबसे लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स को किससे मतलब है, बस अपने न्यूक्लियस से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात। देयर आर हाउ मेनी फोर्सेस इन द नेचर, 4 काइंड ऑफ फोर्सेस। कौन कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स। डन। लिखना चाहो लिखो फटाफट। खटाखट लिखो। जैस्मिन इज आस्किंग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो कैसे आया। आया नहीं, यहां पे हीलियम जो होता है ना, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है। समझ में आई बात। कैसे आया उसकी बात ही नहीं है, उसके अंदर इतना होता ही है एक्सपेरिमेंटली। समझ में आई बात
है ना। और जितने ऐसे एलिमेंट होते हैं सब में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन और अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उससे उनका क्या बनता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनका एक टेबल बनाया गया है, जिसको कौन सा टेबल बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे कर करके पूरा पूरा लैंटेनाइड्स तक चला जाता है मामला। समझ में आ रही बात? ठीक है। 11th क्लास में रटा था मैंने लास्ट तक। एक भी नहीं छोड़ा था। याद रखोगे तो ही काम होता, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए, बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज कितना है? दोनों का रेंज है 10 टू द पावर -15 मीटर। कितना है? 10 टू द पावर -15 मीटर। इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेम्टो, 1 फेम्टोमीटर, FEMTO, है ना। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो विद इन 1 न्यूक्लियस ओनली। उतना ही न्यूक्लियस का जितना रेडियस है उतने बराबर ही उनका रेंज है, उससे दूर ये नहीं जाते हैं। ठीक है। अब देखो, साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग का क्या काम है? डिस्कवरी करते रहना। तो वो लोग, साइंटिस्ट लोग डिस्कवर करने लगे कि ये जो फोर्स जो लगते हैं ये अपने आप लग रहे हैं कि कोई लगवा रहा है। समझ में आ रही बात? ये अपने आप लग रहा है कि कोई लगा रहा है। इनके बीच कोई कैरियर है फोर्स का, जो फोर्स कैरी कर रहा है। दौड़ के वहां फोर्स लेके गया, दौड़ के इधर फोर्स लेके आया। समझ में आई बात? तो साइंटिस्ट लोगों को धीरे धीरे एविडेंस मिलने लगा। क्या मिलने लगा? एविडेंस कि यस, ये फोर्स अपने आप नहीं लगते, फोर्स को कोई लगवाता है। क्या करता है? कोई कैरी करता है। क्या करता है? कैरी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब लग रहा होता है तो एक फोर्स को कोई क्या कर रहा होता है? कैरी कर रहा होता है। फोर्स कैरियर होता है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है तो फोर्स को कोई क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। जब वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है तो फोर्स को कोई क्या कर रहा है? कैरी। कैरियर मटेरियल होते हैं। समझ में आई बात? कैरी करने वाले अलग से क्या है? मटेरियल है, जो फोर्स को क्या कर रहे हैं? कैरी करते हैं। ठीक बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ढूंढने में उनको बहुत दिक्कत नहीं हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर को बोला गया फोटोन। क्या बोला गया? फोटोन, है ना, कि फोटोन्स आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात खत्म हो गया। ठीक बात है, ठीक है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मिल गया, ग्लूऑन नाम है, नाम रखा गया, अभी बताता हूं। वैसे ही वीक न्यूक्लियर फोर्स का भी कैरियर मिल गया, बट ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरियर नहीं मिला। मान लिया गया, 3 फोर्स का मिल गया, चौथे का नहीं मिला, तो लोगों ने मान लिया कि इसका ग्रेविटॉन। समझ में आई बात? एक ग्रेविटॉन कैरियर होगा जो फोर्स को कैरी करता होगा। ठीक बात है, मान लिया। तब मान लिया, 100 साल पहले ही मान लिया था कि हाँ, मान लिया कि होगा इसका भी, कभी तो प्रूफ होगा, है ना। तो एक लेबोरेटरी है जिसके बारे में अभी करंट अफेयर्स में बताया था, सर्न लेबोरेटरी। क्या नाम है? सर्न लेबोरेटरी। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड और आपका फ्रांस के बॉर्डर पे है। समझ में आई बात? सर्न लेबोरेटरी में 2012 में डिस्कवर हुआ, हाँ, कुछ तो कैरियर जैसा मिला जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे लग रहा है। आई बात समझ में? कुछ कैरियर जैसा मिला है। ठीक बात है, ठीक है। कैरियर्स को हम हिग्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिग्स या बोजोन्स बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे करके एक एक करके हम इन चीजों को देख लेते हैं। पहले फंडामेंटल फोर्सेस हमने देख लिया। अब देखो, फंडामेंटल फोर्सेस का टेबल मैंने बनाया होगा कहीं ना कहीं। देखो, ये है फंडामेंटल फोर्सेस का टेबल। ठीक है, ग्रेविटेशनल मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं कि थोड़ा दिखे लास्ट तक। फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ को 1 मान लिया गया, तो इसके कंपैरिजन में ये 10 टू द पावर -2 मतलब 1/100 टाइम वीक है। ये बहुत वीक है, ये थोड़ा कम वीक है। इसको क्या मान लिया गया है? 1। इसके कंपैरिजन से निकाला गया है। इन दोनों का रेंज क्या है? इनफाइनाइट। इसका रेंज क्या है? शॉर्ट। इसका वेरी शॉर्ट बोलते हैं, बट दोनों का सेम लेके भी चल सकते हैं।
ठीक बात है, ठीक है। एक्ट्स ऑन ग्रेविटेशन किस पे एक्ट करेगा? मास पे, ठीक है, मास और एनर्जी भी लिख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस पे करेगा? चार्ज पार्टिकल पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर किसके अंदर करेगा? क्वार्क एंड ग्लूऑन्स, ये भूल जाओ, न्यूक्लियस के अंदर करेगा। किसके अंदर? ये भी न्यूक्लियस के अंदर करेगा। ये सब नाम जो देख रहे हो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक बात है, ठीक है। मीडिएटर पार्टिकल ये ग्रेविटॉन है जो कि थ्योरेटिकल है। इसका क्या है? फोटोन। इसका क्या है? ग्लूऑन नाम है, याद करना पड़ेगा, क्या है? ग्लूऑन। और इसका क्या है? W+, W-, ZO, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके कौन से कैरियर है? मीडिएटर, मतलब फोर्स कैरियर्स है, ठीक। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, ये रहा आपका फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, ठीक है। यू कैन रिमेंबर दिस टेबल, है ना, ठीक है। इस सबको समराइज कर दिया, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश खुश, आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस में ग्रेविटॉन होता है। ग्रेविटॉन क्या करता है? वुड मीडिएट द ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन को फैसिलिटेट करेगा, है ना। ये पार्टिकल इज एक्सपेक्टेड टू बी मासलेस, हाइपोथेटिकल, अभी ये 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन ले जाता है? फोटोन। फोटोन क्या होता है? मासलेस होता है, कोई मास फोटोन में नहीं होता है। ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, लाइट के साथ ही ट्रेवल करता है, ठीक है। फोटोन एक्सचेंज। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या लगता है? ग्लूऑन्स, ग्लूऑन्स की वजह से, है ना। क्वार्क, एक जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे चीजें क्या है? क्वार्क, है ना। उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किससे मिलके बने हैं? क्वार्क से मिलके बने हैं। समझ में आई बात? बाद में पता चला कि हाँ इनको भी तोड़ा जा सकता है, ये भी बेचारे किसी किसी से बने हुए हैं। तो क्वार्क के बीच क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच ही लग रहा है ना, मतलब उनसे भी छोटा क्या है? क्वार्क, उनके बीच लग रहा है, बात खत्म, ठीक है। ये भी क्या है? मासलेस है। ये सब याद रखने की जरूरी नहीं है। स्पिन 1 बोजोन्स, यहां भी होगा स्पिन, स्पिन याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। स्पिन स्पिन जितना नहीं पूछेंगे, पूछे तो वही सॉल्व करके आए जो पूछे हैं, ठीक है। यूनिक फीचर क्या है? अनलाइक फोटोन्स, ग्लूऑन्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर ड्यू टू देयर कलर चार्ज। फोटोन फोटोन आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, बट ग्लूऑन्स ग्लूऑन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। रिजल्ट क्या है? क्वार्क कन्फाइनमेंट, मतलब अगर ग्लूऑन्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो क्वार्क अकेले नहीं बचेगा, क्वार्क कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। और क्वार्क कॉम्बिनेशन में आता है तो क्या बन जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हम लोग बात कर रहे थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियस की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक अपने से छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? क्वार्क्स होता है। क्या होता है? क्वार्क्स। ऐसे 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ? 6, ठीक है। ये इंडिविजुअली जनरली नहीं पाए जाते हैं। कैसे नहीं पाए जाते हैं? इंडिविजुअली। ये क्वार्क्स आपस में मिल के पाए जाते हैं, तभी वो क्या बनाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। समझ में आई बात? आपस में मिल के पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्वार्क कन्फाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क कन्फाइनमेंट। बस कीवर्ड्स ध्यान में रखना है बेटा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। नए नए टर्म्स देख के बिल्कुल मत घबराओ, 2 बार रिवाइज करोगे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसी टॉपिक में तुमको थोड़े नए टर्म्स ज्यादा मिलेंगे, बाकी टॉपिक में फिर नए टर्म्स इतना नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में घुस गए। अब हम लोग कहां घुस गए? क्वांटम फिजिक्स में। तभी तो क्वांटम कंप्यूटिंग समझेंगे, ऐसे कैसे समझेंगे, ठीक है। डरने की बात नहीं है। एग्जाम में क्या आएगा? क्वांटम कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन कहां यूज कर सकते हैं? सब जगह, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सब जगह यूज कर दो, हो गया आंसर, ठीक है। प्रीलिम्स में समझना होता है कि हाउ क्वांटम टेक्नोलॉजी वर्क्स। समझ में आई? थोड़ा तो समझ होगा तो एप्लीकेशन लिख पाएंगे ना। एटलीस्ट वी शुड बी हैविंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फिर से सुनो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? क्वार्क। क्वार्क कितने टाइप के होते हैं? 6। जनरली इनका कलर भी होता है कुछ कुछ। क्या होता है? कलर, ठीक है। इंडिविजुअली जनरली पाए नहीं जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वार्क कन्फाइनमेंट। काम खत्म, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? बीटा डीके। बीटा आगे पढ़ेंगे, अल्फा बीटा क्या है, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। W+, W- चार्ज होता है, बहुत मैसिव होता है, बहुत एनर्जी लेके चलता है।
जेड नॉट न्यूट्रल होता है बट ये भी मैसिव होता है, ठीक है। इनके बारे में ये जानने की जरूरत नहीं है, ये भी जानने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो। समझ में आई बात। और इन सब को हम बोजोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोजोन्स। सारे कैरियर को क्या बोल सकते हैं? बोजोन्स। बिकॉज these mediator particle are essential in the standard model of particle physics. Quarks क्या है? Fundamental particles that make up proton, neutron, proton neutron से भी छोटा हेड्रॉन, उससे भी छोटा क्वार्क, ठीक है। वापस से नाम सुन लो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे भी छोटा क्या होता है? हेड्रॉन, और इससे भी छोटा क्या होता है? क्वार्क। तो क्वार्क बेचारे अकेले नहीं मिलते हैं, या तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में रहेंगे, या तो कुछ नहीं तो हेड्रॉन के फॉर्म में जरूर रहेंगे। और क्वार्क कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के, ठीक है। वो सब याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत कलर वलर होता है, बस बात खत्म। क्या होता है? कलर वलर कुछ कुछ, ठीक है, ठीक। बहुत रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत, बहुत बेसिक सा, ठीक। ग्लूऑन्स क्या होता है? ग्लूऑन्स तो अभी हमने पढ़ ही लिया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या है? ये फोर्स कैरियर है, बस बात खत्म। सब क्या होते हैं? मासलेस होते हैं। फोर्स कैरियर क्या होगा? मासलेस होगा सारे, ठीक है। ग्लूऑन्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, है ना, उससे क्या होता है? क्वार्क कन्फाइनमेंट, इंटरैक्ट होगा तभी क्वार्क क्वार्क मिल जाएगा। हेड्रॉन्स क्या होता है? पार्टिकल्स मेड ऑफ क्वार्क। मतलब वापस से सुनो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एक नया चीज आ गया जिसको आप क्या बोलोगे? हेड्रॉन्स। समझ में आई बात? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चाहे हेड्रॉन, ये सब किसके मिलके बने होते हैं? क्वार्क से। कितने टाइप के क्वार्क होते हैं? 6। ये सब मिलके या तो प्रोटॉन बनाएंगे, या तो न्यूट्रॉन बनाएंगे, या तो हेड्रॉन बनाएंगे। और एक क्या होता है? ग्लूऑन, जो क्या होता है? फोर्स कैरियर है। फोर्स कैरियर किसका है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर से बोलूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हेड्रॉन किससे मिलके बने हैं? क्वार्क से। क्वार्क इनसे भी छोटा होता है। और एक अलग से क्या होता है? ग्लूऑन, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या है? फोर्स कैरियर है। बस इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। क्वार्क कन्फाइनमेंट मतलब क्वार्क्स आर नेवर फाउंड अलोन, बात खत्म, इससे ज्यादा जानना नहीं है। कलर वलर होता है तभी चार्ज होता है, उसके अलावा जानना नहीं है। क्या एंटी कलर है, क्या मिक्स होगा, कुछ जानना नहीं है, ठीक है। अप डाउन ग्लूऑन ये सब मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटॉन, ठीक है, बस दिखने के लिए जानना चाहिए। फिर आता है हिग्स बोजोन। व्हाट इज हिग्स बोजोन? इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एसोसिएटेड विद द हिग्स फील्ड, अ फील्ड दैट गिव्स मास टू अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब हमारा मास, तुम्हारा मास, सबका मास, ये मास है ही इसीलिए कि हम एक फील्ड में हैं। समझ में आई बात? उस फील्ड को क्या बोलोगे? हिग्स फील्ड बोलोगे। अगर हिग्स फील्ड नहीं होता तो हम मास को फील नहीं कर पाते। चले जाओ स्पेस में, मास फील होगा? नहीं होगा। आई बात समझ में? जब तुम फील्ड में रहते हो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है तो क्या फील करते हो? मास फील करते हो। उस फील्ड को क्या बोलते हैं? हिग्स, क्योंकि हिग्स साइंटिस्ट ने आगे प्रपोज किया था। समझ में आई बात? है ना। और हिग्स फील्ड में जो मास फील कराने वाला पार्टिकल है उसका नाम क्या है? हिग्स बोजोन। तो बोजोन, तुम्हारे सारे कैरियर्स को हम क्या बोल सकते हैं? बोजोन। और मास फील कराने वाला पार्टिकल क्या है? हिग्स बोजोन। अगर ये पार्टिकल नहीं हो तो तुम मास फील नहीं करो। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। इसको खोजने वालों को नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। डिस्कवरी कंफर्म्ड इन 2012 एट सर्न। निकनेम क्या है? गॉड पार्टिकल, ठीक है। हिग्स फील्ड, हिग्स फील्ड मतलब अ यूनिवर्सल फील्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। व्हेन पार्टिकल्स मूव थ्रू दिस फील्ड दे एक्वायर मास, है ना। स्पेस में मासलेस लगेगा, 100% मासलेस तो नहीं होगा ना। आपका मास अगर 70 है तो लगेगा कि आप 10 ग्राम के हो, बट 100% तो मासलेस नहीं होगा। इसलिए ये फील्ड क्या है? पूरे यूनिवर्स में है। समझ में आई बात? ठीक है, बट आपको मास इसी फील्ड की वजह से आता है। हिग्स बोजोन क्या है? हिग्स बोजोन, द पार्टिकल ऑफ द हिग्स फील्ड। इट वाज द लास्ट मिसिंग पीस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल, जिसको ग्रेविटॉन भी हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटॉन। वही क्या है? हिग्स बोजोन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए बोजोन्स मतलब कैरियर्स,
है ना। बोजोन्स, एक बोजोन्स क्या है, ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन बोलो या हिग्स बोजोन। दूसरा बोजोन क्या है, फोटोन। तीसरा क्या है, ग्लूऑन। चौथा क्या है, डब्लू जेड, जेड बोजोन, जेड और डब्लू बोजोन। समझ में आई बात, ठीक। इसका डिस्कवरी 2012, ठीक है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट एक्सप्लेन्स व्हाई पार्टिकल है मास, पार्टिकल के पास मास क्यों है ना। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यहां तक अगर आपको कुछ डाउट है तो पहले आप पूछ लीजिए। जैस्मिन इज सेइंग पीरियोडिक टेबल याद करना होगा, नहीं भूल जाओ, कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारे टेस्ट में मैंने इन सबसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना। आई हैव गिवन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। समझ में आया, समराइज कर दूं यहां तक, समराइज है। बीच में फोटो दिया है ना, अरे बीच में फोटो दिया है, समराइज है, ठीक है। उसी को रिवाइज कर लेना, कर लोगे, ठीक। अब आते हैं आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कांस्टेंट फ्रॉम ऑल इनर्शियल फ्रेम। कैसे फ्रेम से, इनर्शियल, है ना। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम एक फ्रेम होता है, ठीक है। जो फ्रेम एक्सिलरेट नहीं करे उसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। जो एक्सिलरेट करे उसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में जब रहोगे जहां एक्सिलरेशन नहीं है तो स्पीड ऑफ लाइट आपको क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है। फिर आगे आगे वो बात करते हैं रिलेटिविटी थ्योरी में, टाइम डायलेशन, टाइम मूव स्लोअर फॉर मूविंग क्लॉक। क्लॉक, घड़ी को दौड़ा दो बहुत तेज स्पीड से, ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर के स्पीड से, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। समझ में आई बात। टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे है, स्पेस और टाइम कंटिन्यूअम में है। लाइट के स्पीड के हिसाब से क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात, है ना। उसके कंपैरिजन स्पीड में तुम घड़ी को दौड़ा दोगे तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक बात है। इंटरस्टेलर देखा है, नहीं देखा है, ठीक है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर शॉर्टर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन में क्या दिखेंगे, छोटे। इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज समझ में आया ना, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हर जगह से कांस्टेंट नहीं रहेगा। कहां से कांस्टेंट रहेगा, इनर्शियल फ्रेम। दौड़ती हुई गाड़ी जो है उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम बीतेगा। उससे ज्यादा ये तो आपको याद होगा, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। ये क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी आता है। ये बोलते हैं ग्रेविटेशन एक फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन क्या है, कर्वेचर है स्पेस टाइम में, जो मास और एनर्जी से बना है। ये सब डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स एक दो बार पढ़ा हुआ रहना चाहिए कि बेसिक्स आपको बस समझ में आ जाए। इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आएगा वैसा नहीं होता, बट ये बेसिक टर्म आपके दिमाग में सुने हुए होने चाहिए, ठीक है। बेसिक टर्म क्या था, लाइट का स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। घड़ी जो दौड़ती हुई घड़ी होगी या स्पीड वाली घड़ी होगी उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो, है ना। ये सब बेसिक टर्म है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आ रही बात समझ में, ये बेसिक टर्म्स है। और ग्रेविटी फोर्स नहीं है, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम है, ठीक बात है ना। स्पेस और टाइम के बीच का कंटिन्यूएशन है, बहुत डीप वाली बात है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन उन्होंने किया, उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, टाइम्स रन स्लोअर नियर मैसिव ऑब्जेक्ट। जब मैसिव ऑब्जेक्ट के पास टाइम जाता है तो टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। समझ में आई बात। किस ऑब्जेक्ट के पास, मैसिव। अर्थ का रेवोल्यूशन का पीरियड कितना है, बोलो 365। उससे हल्का क्या है, मून, मून का कितना है 28 डेज। समझ में आ रही बात। तो हल्का हो गया ना, उसके लिए टाइम जल्दी जल्दी घूम रहा है ना। अर्थ के लिए थोड़ा स्लो हो गया ना, और अर्थ से भी ज्यादा भारी होगा तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। समझ में आई बात। टाइम जो है मैसिव ऑब्जेक्ट के पास जाके क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ग्रेविटेशनल
टाइम डायलेशन। ये जो चीज है, अब जाके तुम इंटरस्टेलर देख सकते हो। क्या देख सकते हो? इंटरस्टेलर, है ना। इंटरस्टेलर में जो साइंटिस्ट होता है वो साइंटिस्ट जाता है स्पेस में, किसी अलग मार्स वगैरह पे जाता है। मार्स इज हेवियर देन अर्थ, ठीक है। आई थिंक मार्स पे गया या कहां गया, मुझे आई डोंट रिमेंबर। चांद पे तो नहीं गया था, कहीं दूसरी जगह गया था। अब वहां जाने के बाद उसने कितने बिताए? आई थिंक 7 डेज या 7 आवर्स। फिर अर्थ पे आया। अर्थ पे आया तो उसकी 10 साल की बेटी 95 साल की हो गई थी। समझ में आई बात? क्योंकि यहां टाइम उतना बीत चुका था, उसके लिए टाइम कम बीता था। ठीक बात है, क्योंकि वो कहां था? मैसिव ऑब्जेक्ट पे था, उसके लिए टाइम क्या था? स्लो 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 बीत रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ठीक है, ये मैंने अभी करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। बेंडिंग ऑफ लाइट नियर स्टार्स। मैसिव स्टार्स के बाद लाइट क्या होता है? बेंड। उसी से क्या फॉर्म होता है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। पढ़ाया था ना? उसी से क्या फॉर्म होता है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग फॉर्म होता है। ठीक बात है, ठीक है। ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेल्थ तो बता चुके हैं, ब्लैक होल बताया है ना, ठीक है। जब करंट अफेयर्स बताया है तो डिटेल में ही बता दिया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल जनरल, ठीक है। थोड़ा सा इसी को पढ़ लोगे, काम तुम्हारा हो जाएगा। ये है स्पेस टाइम कंटिन्यूम। स्पेस टाइम ऐसे ऐसे होता है, एक जाली की तरह, नेट की तरह। जैसे ही कोई मास आता है वो ऐसे हो जाता है। तो इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां से टाइम गुजरेगा तो बहुत स्लो गुजरेगा, बहुत हेवी मास है। ये छोटा मास होगा तो फटाक से गुजरेगा। समझ में आई बात, है ना। यहां से गुजरने में टाइम को ज्यादा टाइम लगेगा ठीक है, और ये छोटा होगा तो टाइम को कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इसको मैंने पिक्चोरियल फॉर्म में समझा दिया, बाकी सब पढ़ो नहीं, इसको देख लो। ठीक है, ठीक है। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। देखो, जो भी न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, दोनों ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। उससे छोटा, उससे थोड़ा सा कम किसका मास होता है? न्यूक्लियस का मास होता है। समझ में आई बात? एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा कम किसका मास होगा? न्यूक्लियस का। मतलब थोड़ा मास एनर्जी में बदल गया है। किस में बदल गया? एनर्जी। वो एनर्जी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या करके रखी है? बाइंड करके रखी है। समझ में आई बात? और ये किस फॉर्मूले से एनर्जी में बदल रहा है? E इज इक्वल टू mc² के फॉर्मूले से। C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸। स्क्वायर करो, 9 इंटू 10⁻16। अब कितना छोटा भी मास होगा तो ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 10⁻16 तो लेके बैठा है पहले से। आई बात समझ में, है ना। तो दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो टोटल मास जो होता है न्यूक्लियस का वो थोड़ा क्या हो जाता है? कम, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी इसको बाइंड करके रखती है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आई बात? न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अगर इसको तोड़ना है तो कम से कम उतना बाइंडिंग एनर्जी दे दो तो टूट भी सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है? अभी बताया, जब न्यूक्लियस क्या हो जाए? अनस्टेबल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाए, है ना। वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाए। कब होगा? जब भारी न्यूक्लियस होते जाएगा तो फिर क्या लगेगा? अनस्टेबल। फिर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा तो अपने अंदर से कुछ कुछ निकालेगा, अपने आप को क्या करने के लिए? स्टेबलाइज करने के लिए। कुछ कुछ एमिट करेगा, तो एमिट करेगा तो क्या एमिट करता है? अल्फा बीटा गामा एमिट करता है। क्या एमिट करता है? अल्फा और बीटा और गामा। अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं हीलियम प्लस प्लस को। मतलब है ये हीलियम ही, बट हीलियम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। हीलियम को कैसे लिखते हैं हम? बोलो, हीलियम को कैसे लिखते हैं? हीलियम 2 4। मतलब प्रोटॉन कितना है बेटा? 2। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? 4। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। 2 बार इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल दोगे तो क्या लगा दोगे? 2 बार प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों निकल गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। एक्सेस में हो गया प्रोटॉन तो 2 बार प्लस। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम विदाउट इलेक्ट्रॉन।
दैट इज हीलियम न्यूक्लियस ओनली। आ रही बात समझ में? ठीक है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जैसा चीज होता है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही है बट चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। एनर्जी है, दूसरे फॉर्म में भी निकल सकती है। समझ में आई बात? ठीक है। गामा मासलेस होता है, चार्जलेस होता है ना, न्यूट्रल टाइप का होता है, इसमें कोई चार्ज वाल नहीं होता है बट हाई एनर्जी होता है। ठीक है। ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो न्यूक्लियस एमिट पार्टिकल्स लाइक अल्फा बीटा गामा टू बिकेम मोर स्टेबल। ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बीटा के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा वाला? वीक। और यहां पे प्लस प्लस निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी रोल आ जाता है और प्लस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का भी इसमें रोल रहता है। ठीक बात है? ठीक है। तो इन जनरल अगर पूछा जाए एक ऑप्शन लगाना हो तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शन निकालने हो तो वीक और स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा लगाना हो तो वीक, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशन का कोई काम ही नहीं है। समझ में आई बात? रेडियो एक्टिविटी मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस रिलीजिंग इट्स एनर्जी वाया डिफरेंट मींस। ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, है ना। और रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? जितने एटम्स होते हैं ना उनका एक हाफ लाइफ होता है। मान लो 1000 एटम है तो हाफ लाइफ उनका 500 ईयर है, 500 ईयर। तो 500 ईयर में 1000 एटम से कितने बचेंगे? 500 एटम्स बचेंगे। फिर अगले 1000 ईयर में 500 एटम से 250 एटम बचेंगे। फिर अगले 1000 ईयर में 250 से 125 एटम बचेंगे। उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ, है ना। ठीक है। ऐसे कम होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। ठीक बात है ना। तो तुम हजारों साल पुराना कोई कैरेकस ले लो, उससे कार्बन डेटिंग करो C614 और देखो कि इसका हाफ लाइफ खत्म होते होते कितना बचा है। ये उससे वो निकलेगा कि ये इतना 1000 साल पुराना है। धीरे धीरे क्या होते गया है? हाफ लाइफ के हिसाब से डिके होते गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। समझ में आई बात? जब ये अल्फा बीटा गामा निकलेगा तो खुद डिके होगा ना, छोटा होते जाएगा ना, कम होते जाएगा ना। ठीक है। तो वो अल्फा बीटा गामा निकलने का भी एज होता है, ईयर होता है। हर एटम के लिए क्या होगा? अलग हो सकता है। समझ में आई बात? है ना। उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। अपने आप को आधा ही खत्म करता है, पूरा खत्म नहीं करता। फिर आधे टाइम के बाद, हाफ लाइफ के बाद फिर अगला हाफ लाइफ में और आधा खत्म करेगा। ठीक है। ऐसे ही पूरा खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा अरबों साल तक। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं? एज निकालते हैं, डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? डेटिंग। डेटिंग ये वाला डेटिंग नहीं, एज निकालने वाला डेटिंग। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। अल्फा मतलब एमिशन ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियस, क्लियर है? प्लस प्लस लगा लो। बीटा मतलब न्यूट्रॉन, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलेगा इसमें। प्लस वाले को पॉजिट्रॉन बोलते हैं और माइनस वाले को तो इलेक्ट्रॉन बोलते ही हैं। गामा मतलब क्या निकलेगा? हाई एनर्जी फोटोन, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना। बीटा डीके के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, अल्फा के लिए स्ट्रॉन्ग प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, गामा के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्योंकि यहां पे तो कुछ निकल ही नहीं रहा, सिर्फ एनर्जी तो निकल रही है। समझ में आ रही बात? ठीक। मास डिफेक्ट वगैरह तो समझा दिया हम लोगों ने। E इज इक्वल टू mc²। उसी से क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी आती है। अब बात करेंगे न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, यहां तक आप डाइजेस्ट करो। ठीक है। फिशन एंड फ्यूजन, क्योंकि इसमें और चीजें समझानी है। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस की हुई है न्यूक्लियर एनर्जी पे। बजट से, बजट में भी बताया था। ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। इसीलिए आज यहां तक रोक देता हूं, यहां तक रिवाइज कर लेना। टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। दीपांकर इज सेइंग सर 1 क्लास फॉर सीसेट डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ होगा, कल परसों में हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। ओके देन, सी यू टुमारो। थैंक यू।